हेलो, कैसे हो मित्रों। मैं अखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजीसी नेट और जेआरएफ इतिहास विषय की तैयारी के लिए 2017 का पेपर, जिसको हम आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूजीसी नेट की बेहतर तैयारी के लिए कंटेंट बाय कंटेंट, जिसमें प्रश्नों की उत्तर सहित पढ़ाऊंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो जिनको हम लगातार विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल सहित बनाऊंगा, उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का गौरव प्राप्त करें। चलो ठीक है मित्रों, अधिक समय ना लेकर हम आपका आज शुरू करते हैं अपना पहला क्लास यूजीसी नेट इतिहास प्रश्न पत्र 2017 का, जो कि पहला पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें इतिहास में पहले एक साथ में फर्स्ट पेपर और सेकंड और थर्ड पेपर होता था, इसलिए हमारा ये इतिहास का फर्स्ट पेपर है, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा जनरल स्टडी का होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थान बलूचिस्तान में स्थित है, यानी कि कौन सा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें उत्तर नंबर हमारा सी सही है, क्योंकि इसमें दोस्तों डाबरकोट, सोत्कोकोह और शुत्का गेडोर भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची का मिलान करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सूची को 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुंभा, परशुणी, शदानीरा और शुतद्री, तो इसमें हमें मिलान करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका राइट आंसर 2 है। जैसे कि एक आपका कुंभा किसे कहते थे, काबुल को, काबुल नदी को कुंभा नदी कहते थे, काबुल को कुंभा नदी कहते थे। और परशुणी को रावी नदी कहते हैं, परशुणी को रावी नदी कहते हैं। और शदानीरा कौन सी थी, शदानीरा गंडक नदी है, वो शदानीरा है। और शुतुद्री जो है वो सतजल को शुतुद्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ए ऑप्शन दूसरा सही है। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातत्वविद साक्ष्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे शारीरिक, पिपराहा, जो पिपराहा है उस पे शाक्यों ने स्तूप बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रश्न सही नहीं है, कौन सा प्रश्न सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रश्न में लिखा क्या हुआ, सही है या सही नहीं है। तो पुष्कलावती जो है उसकी स्थिति यह सही है, चरसद्दा। नंबर 2 साकल, सियालकोट और ताम्रलिप्ति, तामलुक। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हमारा विजयपुरी है वह धरणीकोट गलत है इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। तो ये अशोक की जो धर्म विजय की जो जानकारी देता है वह 13वां शिलालेख जो है वो अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। शक संवत बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। शक
एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच में कितना अंतर है? शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है दोस्तों। शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्षों का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन योद्धाओं के टकसाल केंद्र थे? तो रोहतक और सुनेत। रोहतक और सुनेत जो हैं वह योद्धाओं के टकसाल के केंद्र थे। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित स्मारकों में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका काले। काले जो है सबसे विकसित चैत्यगृह स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन या किस स्थान पर कुषाण कुल देवकुल प्राप्त होते हैं? अर्थात हम कैसे जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी। इसमें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होते हैं जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? इसका तो राइट आंसर है हमारा माठ। माठ एक स्थान है, वहां पर देवकुल ये अर्थात राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? हल जो है बलराम इसे धारण करते थे, इसलिए हल बलराम की प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है। अगला है, महाराष्ट्र में नहपाण के काल में सुवर्ण एवं कर्षापण के बीच क्या विनिमय दर थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा आंसर नंबर 4 1.35। सुवर्ण और कर्षापण, उसमें सुवर्ण और कर्षापण के बीच में जो विनिमय दर थी वो 1:35 थी। 1 रुपये स्वर्ण का और कर्षापण का 35 रुपये। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एक को कथन कारण दूसरे आर से सही कहा गया है। यानी कि समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध की भांति सिक्के चलाए थे। यानी कि समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त ने दोनों ने अश्वमेध की भांति सिक्के चलाए थे। इसका कारण क्या है? दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं या आर ए की व्याख्या है? नहीं, ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने अश्वमेध की भांति सिक्के चलाए थे, लेकिन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। यानी कि इसकी सिक्के तो चलाए थे लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा 2 हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण के सेव आचार्य कौन थे? बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो दक्षिण के सेव आचार्य सुंदर मूर्ति थे। निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? तो लक्ष्मण मंदिर जो है वह संधार शैली का है। इसमें मिस्टेक है, गंधार शैली होना चाहिए। ठीक है, इसमें मिस्टेक है, गंधार शैली होना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मण मंदिर है, गंधार शैली का बना हुआ है। नीचे दिए कूट में उत्तर सही का चयन करना है। तो जो गंधार शैली के जो लक्ष्मण मंदिर है और पार्श्वनाथ मंदिर का है खजुराहो का, सॉरी इसमें मिस्टेक हुई है। खजुराहो मंदिर गंधार शैली का था और पार्श्वनाथ मंदिर गंधार शैली का था। ठीक है, खजुराहो का, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? यानी कि जो सुमेलिखित है वो तो सही नहीं है या नहीं है, उसमें हमें अंतर देखना पड़ता है। तो ये लीलावती नाटक जो है यह नाटक नहीं है। लीलावती एक नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राजा यानी कि वह चोल राजा जिसके ने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजयबाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया।
वह कौन था? बहुत ही बार पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह राजा कुलोत्तुंग था। कुलोत्तुंग जो राजा था, चोल राजा, जिसने अपनी श्रीलंका से कटुता मिटाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही है, एक, ठीक है दोस्तों। रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रामायण विषय से संबंधित जो सामग्री प्राप्त होती है वह आंध्र प्रदेश के उंडविल्ली गुफा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 18वां। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीति और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसे हजरत ए दिल्ली, यानी कि हजरत ए दिल्ली का अर्थ होता है राजसी दिल्ली या शहर, कहा गया। वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान इल्तुतमिश था। वह सुल्तान इल्तुतमिश था जिसे हजरत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी कि हजरत दिल्ली, राजसी दिल्ली के नाम से। उसके काल में जो दिल्ली का नाम था वह राजसी दिल्ली या हजरत दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट अगले पेपरों की, कंटेंट बाय कंटेंट सारे पेपर आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाएंगे। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ में लाइक और शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेट हो, यानी कि हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारी इस वीडियो से संतुष्ट हैं, और साथ ही साथ में शेयर भी कर दें, जिससे आपके मित्रों को भी हमारी वीडियो देखने को मिल जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सूफियों के संवाद का संकलन नहीं है? सूफियों का संवाद का संकलन मतला उल अनवर जो है वह सूफियों के संवाद का संकलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? तो शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचा जाता था। शाहना की अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है? यानी कि किस पुस्तक में लिखा है कि भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है बरनी की तारीख फिरोज शाही। बरनी की तारीख फिरोज शाही में लिखा हुआ है कि चरखी का सबसे पहले प्रयोग भारी वजन को उठाने के लिए किया जाता था। और शरीत ए फिरोज शाही, इन दो पुस्तकों में सबसे पहले यह प्रयोग किया जाता था कि किसमें जो है चरखी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है इसका। शर्वेल कनिष्ठ सैन्य अधिकारी होते थे। शर्वेल कौन थे? कनिष्ठ सैन्य अधिकारी होते थे। शबनवीस कौन थे? रात्रिय लेखक थे। शबनवीस रात्रिय लेखक थे। और शिफाखाना क्या थे? अस्पताल। शिफाखाना अस्पताल था। और सिलहदार कौन थे? सशस्त्र सैनिक। जो सशस्त्र सैनिक थे वह सिलहदार कहलाते थे। यह सब यह सब संतलत कालीन लोगों की यह है। सहलेख को कनिष्ठ सैन्य अधिकारी कहते थे, लेखा जोखा वाला। और शबनवीस रात्रि लेखक थे। शिफाखाना अस्पताल के लिए कहा जाता था। और सिलहदार कनिष्ठ सैन्य अधिकारी होते थे। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रकृति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था, उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमाओं से उसके
सामान्यतः मैत्रीपूर्ण थे। ऊपर इंगित कश्मीर के शासक को चिन्हित कीजिए, वह कौन सा ऐसा शासक था। तो ये जैनुल आबिदीन ऐसा शासक था जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। ठीक है, राइट आंसर दूसरा हमारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मेवाड़ का शासक था वह राणा कुंभा था। मेवाड़ का सबसे पहला शासक कौन था? राणा कुंभा था। नंबर 2 में आ जाता है राणा उदा। नंबर 3 में आपका आएगा राणा रायमल, और अंतिम जो मेवाड़ का शासक था वह राणा संगा था। ठीक है, वह राणा संगा जिसने अकबर के साथ में युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुद्रसनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया था। तो शेख अब्दुल कद्दुसुम गंगोई, शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोई ने अलख निरंजन, गोरख और ओंकार का जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथन और कारण दिया गया है, इसको हमें मिलान करना है। मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और ग्ले खगोल विज्ञान और औषध विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने। इसका कारण क्या है? टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार में के मुस्लिम मौलानाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था। वे महान ज्योतिषी थे तथा अरस्तु, यूक्लिड तथा एवेरोस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है क्योंकि इसकी व्याख्या सही है। टॉमस रो ने यही लिखा है कि मुगल दरबार में जो मुस्लिम मौला थे या मौलाना थे, उनको दर्शन शास्त्र और गणित का भी ज्ञान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी कथन और कारण के लिए दिया गया है। मध्यकाल के मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। तो इसका कारण क्या? अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे के बाहर शिक्षक द्वारा व्यक्तित्व रूप से दी जाती थी, जो प्राय अपने व्यक्तित्व प्रमाण पत्र देते थे। तो इसमें कथन तो हमारा सही है, परंतु इसकी व्याख्या गलत है क्योंकि उस समय में ऐसे मदरसों में कोई व्यक्तित्व प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत और उज्बेकिस्तान में कौन से दो शासक मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में उन शासकों को चिन्हित करें। तो अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, ये दो ऐसे शासक थे जो मक्का और मदीना जाने वाले शासकों विजित शास्त्रों पर सहमत हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान। अगला है क्वेश्चन, नीचे दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कारण आर है। सिख धर्मशाला वह स्थान था जहां सिख बैठते और अपने आपको ईश्वर की उपासना में लगाते थे। कारण क्या है? जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने अर्पण किया तो एक धर्मशाला बनाई गई। तो इसका क्वेश्चन हमारा है, इसमें ए सही है परंतु इस आर गलत है। यानी कि ए तो सही है, यहाँ जहाँ सिख बैठ जाते थे वहाँ धर्मशाला ईश्वर की उपासना करते थे, परंतु यह ऐसा कुछ नहीं है कि जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने समर्पण किया तो वहाँ धर्मशाला बनी गई, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इसकी व्याख्या गलत है, कारण गलत है। यह आदेश दिया गया कि हराम में निवास करने वालों के नाम का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेष के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नाम को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो वह शासक था अकबर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही है? रामदासियों का पारस्परिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है यादाश्त। तो यादाश्त का तीसरे क्या है? ज्ञापन। तालिका, तालिका अर्थ क्या होगा?
संक्षिप्त दस्तावेज। और पट्टा का अर्थ क्या होता है? हक भूमि संबंधी। ठीक है। और नंबर डी में काबूलियत का अर्थ होता है अपनी राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों को स्वीकार करने के लिए जाने वाले संबंधी प्रालेख। सूची को मिलान में दिए गए कोड का सही उत्तर कीजिएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा, नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब धीरे धीरे उठता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अब्दुल फजल निम्नलिखित में से किससे दंडवत प्रणाम की किस विधि को इंगित करता है? तस्लीम में कृपा पात्र जो नौकर होता था दाहिने हाथ के पश्च भाग में जमीन में रखकर और इस तरीके से धीरे धीरे उठता था, यह इसे तस्लीम कहा गया था। इसे अब्दुल फजल ने इंगित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार खुद को तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे? तो इसमें कौन कौन से हैं? मनोहर, दौलत और केशव। ये 3 चित्रकार थे जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए भी जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही चयन करें। तो इसमें क्या है? द डेक्कन एसोसिएशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर भारत लीग, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन 14 सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाली द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया? तो सर सैयद अहमद खान ने इसे स्थापित किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में यह पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? 1935 का अधिनियम जो था उसमें महिलाओं की आरक्षित सीट बढ़ा दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो सर R.G. भंडाकर जो थे वो भारत के पहले कुलाधिपति थे महिला विश्वविद्यालय के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 में बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए और डी सही है, पुरुषोत्तम ठाकुरदास और वालचंद और हीराचंद। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के कुट्टूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 2020 के जून 2020 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले भी यह लगातार पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है चेचू आंदोलन जो है कुट्टूर जिले के जो है हुआ था, आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंकल टॉम्स केविन की तरह उसी प्रकार में बंगाली पुस्तक कुली कहानी के लेखक कौन है? तो द्वारका नाथ गांगुली जो हैं वह अंकल टॉम्स केविन की तरह जो पुस्तक है कुली कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? एनी बेसेंट थी, उन्होंने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक करने की भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। सबसे पहले इसमें सूची है और उसकी स्थापना हुई है। राजनीतिक संगठन के बारे में, इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन इनको जो है हमें मिलान करना है कि कौन सा किस समय हुआ। तो इसका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ, महाजन सभा 1884 में हुई, उसके बाद में द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ और पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुई। नीचे दिए कथन और कारण एक दूसरे से मिलान करने हैं। भारत में सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद उनमें राजनीतिक रूढ़िवाद के एक से बड़े एक हिस्से को उखाड़ फेंका। यदि सशक्त, इसका कारण इसमें दिया हुआ है, यदि सशक्त का अर्थ पाशविक शक्ति है तो पुरुष की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाशविक हैं। यदि शक्ति
का अर्थ नैतिक शक्ति तो महिलाएं अपमाननीय पुरुष के पुरुषों से श्रेष्ठतर हैं। तो ये दोनों ए और आर सही है, परंतु ए जो आर है ए की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा 2 सही है। 1880 में आरंभ हुई स्टेटरी सिविल सर्विसेज। स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था? नियुक्तियां सामान्यतः अच्छे एवं सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। इस सेवा का अनुपात 1 वर्ष की नियुक्ति प्रसंविदा सिविल सेवकों की कुल संख्या 1/6 से अधिक न थी। इस सेवा के लिए नियुक्तियां मानदेय द्वारा होती थी। वह सेवा पूर्णतः का घटक प्रदान करती और भारतीयों के उच्च पदों के लिए नियोजित करती थी। इसमें ये आपका क्वेश्चन है, यह सेवा पूर्णतः का घटक प्रदान करती है और भारतीयों को उच्च पदों पर नियोजित करने के दावों के साथ न्याय करती थी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह भारतीयों को न्याय करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वह राइट आंसर है, क्योंकि यही सही नहीं है, क्योंकि उन्हें इसमें पूर्णतः घटक प्रदान नहीं करती थी, उच्च पदों पर नहीं जाने को मिलता था। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी यही क्वेश्चन आया, गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें इसके उद्देश्य यूएसए यानी कि यूएसए और यूएसएआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति का निर्माण किया गया था। गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है किसी के साथ में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना, यही हमारा आंसर इसमें यही गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची को सुमेलित करना है। दोस्तों अगली वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन और शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपको तभी प्राप्त हो पाएगी, नोटिफिकेशन तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन तब आएगा जब बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये 2017 का पेपर 3 इस तरीके से अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके सारे पेपर आपके लिए क्रम बाय क्रम आपको प्रतिदिन उपस्थित कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची का मिलान करना है। तो इसमें क्या है, EH कार, तो इनका राइट आंसर हमारा क्या होगा EH कार का? तो इसमें क्या था, वाइट इज हिस्ट्री, EH कार वाइट इज हिस्ट्री। बी में हमारा क्या है, मार्क व्लॉक में क्या था इनका, विग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। WH वाल्स इन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और हार्वर्ड वाटरफील्ड ने हिस्टोरियन क्राफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि शीर्षक लेखक कौन है, ये हैं, और पुस्तक के शीर्षक ये हैं। तो हमारा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वार्सा समझौता के देशों और नाटो के बीच यह घोषित करते हुए कि वह अब शत्रु नहीं है शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि की गई थी? वार्सा की संधि कब हुई थी? तो 1990 को वार्सा की संधि हुई थी। ठीक है, शीत युद्ध समाप्त हुआ था। अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का, निम्नलिखित सूची को मिलान कर कोड को सही उत्तर चयन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है, हम आपको बताना चाहेंगे जीपी गूच। तो हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी कौन है, जीपी गूच ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड गिविन ने डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ द रोमन एम्परर ये लिखा था। और ओसवाल्ड स्प्लेंगर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इसको लिखा था। इसके अतिरिक्त जो आज कॉलिंगवुड हैं तो उन्होंने हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियन ऑफ द 19th सेंचुरी इसके बारे में लिखा था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आज का हमारा यह पेपर समाप्त हुआ। अगला पेपर आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिनको यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रतियोगी परीक्षाओं में